देखो कंसाइनमेंट पर जो माल भेजा जाता है उसका लेखा हम लागत मूल्य पर करते हैं। सबसे पहले प्रेषक के द्वारा जो माल भेजा जाता है जिसको हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से दिखाते हैं डीआर साइड में, उसको हम लागत मूल्य पर दिखाते हैं। और एजेंट के द्वारा जो माल का विक्रय किया जाता है और यदि उसमें कोई माल बच जाता है, शेष माल बचता है, उस अनसोल्ड स्टॉक को भी हम लागत मूल्य पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही हम दिखाते हैं। लेकिन कई बार क्या है, उस माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है। तो इस पैटर्न का मैंने आपको पिछली बार एक इलस्ट्रेशन बताया था कि जिसमें माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है, इनवॉइस प्राइस पर। लेकिन बीजक मूल्य पर माल का लेखा तभी किया जाता है जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है, अन्यथा हम माल का लेखा लागत मूल्य पर ही करते हैं। और यदि बीजक मूल्य पर लेखा किया जाता है तो चूंकि बीजक मूल्य में प्रॉफिट की जो राशि होती है वो इंक्लूड होती है, शामिल होती है, इसलिए उसमें जितना प्रॉफिट होता है उसको हम उसके अपोजिट साइड में, विपरीत पक्ष में दिखा देते हैं, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए करना जरूरी होता है। तो हमने पिछली बार किया था इसका छठा इलस्ट्रेशन, आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका 7वां इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 290। अब इसमें दे रखा है, इसमें टॉपिक है आपके स्टॉक के बाजार मूल्य में कमी। कि वैसे तो हम स्टॉक को लागत मूल्य पर ही दिखाते हैं, जितना उसका लागत मूल्य है उसी मूल्य पर इसको दिखाते हैं अनसोल्ड स्टॉक को। लेकिन कई बार क्या है, किसी भी कारण से बाजार में उसका मूल्य कम हो जाता है, स्टॉक का मूल्य कम हो जाता है, तो फिर उसका लेखा कम मूल्य पर ही किया जाता है। तो इसके लिए ये जो 7वां इलस्ट्रेशन है, इसमें दे रखा है कि बॉम्बे की रेखा ने 400 सलवार सूट 600 रुपये प्रति सूट की दर से खरीदे। टोटल इसने खरीदे। अच्छा, जो खरीदे गए वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि माल खरीदा जाता है प्रेषक के द्वारा यानी कि व्यापारी के द्वारा, और व्यापारी के द्वारा माल बेचा जाता है, उसका लेखा हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में ही करेंगे। कंसाइनमेंट में केवल प्रेषण पर जो माल भेजा जाता है केवल उसी का लेखा किया जाता है। तो इसने 400 सूट खरीदे हैं, इसका लेखा नहीं होगा। लेकिन आगे दे रखा है कि जिसमें से 200 सूट जयपुर की वर्षा को 900 में प्रति सूट बीजक मूल्य पर भेजे। प्रेषण पर जो माल भेजा गया 200 सूट भेजा गया, तो इसका लेखा हम करेंगे। और प्रेषक ने प्रेषण पर 5000 रुपये खर्च किए, ये प्रेषक के खर्चे हो गए कंसाइनर के। फिर प्रेषणी ने यानी कि एजेंट ने 150 सूट नकद बेच दिए और खर्चों के चुकाए। और रेखा ने 120 सूट बेच दिए। रेखा कौन इसमें? जो प्रेषक है। खुद ने जो माल बेचा है उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा, उसका लेखा हम ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे। तो इसमें क्या है, प्रश्न में यह नहीं दे रखा है कि माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है, नहीं दे रखा है तो हम लागत मूल्य पर लेखा करेंगे। लेकिन इसमें लास्ट में दे रखा है कि रेखा की पुस्तकों में प्रेषण खाता, कंसाइनमेंट अकाउंट, व्यापार और लाभ हानि खाता बनाइए, क्योंकि इसने माल खरीदा है और इसने खुद ने भी माल बेचा है, तो उसका लेखा तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे। और इसके बाद में इसके कुछ खर्चे और हुए हैं, उन खर्चों को, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग में दिखाते हैं और कुछ को हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं, तो इसमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले देखो इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट। पहले जो प्रेषक के द्वारा माल भेजा गया, इसमें प्रेषक कौन है? रेखा। रेखा के द्वारा माल भेजा गया है, वर्षा इसमें एजेंट है। तो प्रेषण पर माल कितना भेजा गया उसका लेखा ही करेंगे इसमें, माल जो खरीदा गया उसका लेखा इसमें नहीं करेंगे। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, देखो इसमें प्रेषण पर जो माल भेजा गया है वो है इसमें 200 सूट और बीजक मूल्य है 900 रुपये। लेकिन बीजक मूल्य पर हम लेखा नहीं करेंगे, हम लेखा करेंगे लागत मूल्य पर। तो लागत मूल्य कौन सा? इसने जो खरीदे थे 600 रुपये की दर से खरीदे थे, तो 600 रुपये के हिसाब से रेट लगाई जाएगी। तो 200 को 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 1,20,000। यानी कि एक सूट को 400 रुपये की दर से, ये 600 रुपये की सूट की दर से खरीदा गया और कितने सूट भेजे गए थे? 200। तो 200 को 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका अमाउंट है वो कितना आ जाएगा? 1,20,000। ठीक है, तो पहले तो ये दिखा देंगे। इसके बाद में प्रेषक की जो खर्चे हैं तो उसको हम टू कैश ब्रैकेट में दिखा देंगे एक्सपेंसेस। तो प्रेषक यानी कि कंसाइनर इसमें रेखा है, और रेखा की जो खर्चे हो रहे हैं वो है इसमें 5,000, तो 5,000 रुपये हम दिखा देंगे।
इसके बाद में एजेंट के खर्चे, तो एजेंट यानी कि वर्षा है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। तो वर्षा के द्वारा जो खर्चे किए गए उस माल को प्राप्त करने पर, प्रेषक के द्वारा माल भेजा जाता है और उस माल को एजेंट के द्वारा प्राप्त करके अपने दुकान, गोदाम या शोरूम तक ले जाया जाता है, वहां तक के जो खर्चे होते हैं वो एजेंट के खर्चे होते हैं, वो इसमें दिखाए जाते हैं। तो देखो इसमें जो खर्चे हो रहे हैं, प्रेषणी ने इसको 150 सूट 1000 रुपये प्रति सूट की दर से बेच दिए और खर्चों के इसने 2500 रुपये चुकाए हैं। तो 2500 रुपये ये एजेंट के खर्चे हैं, ये दिखा देंगे। और इसमें एजेंट के द्वारा जो माल बेचा गया यानी कि वर्षा के द्वारा, वो हम दिखा देंगे सीआर साइड में, बाय वर्षा, ब्रैकेट में दिखा देंगे सेल्स। तो कितना माल बेचा गया है इसमें, इसने प्रेषणी एजेंट ने माल बेचे 150 सूट 1000 रुपये सूट की दर से। तो 150 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 1,50,000। तो सेल्स आ जाएगी 1,50,000। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है और बॉम्बे की रेखा ने 120 सूट बेच दिए। ये इसका लेखा इसमें नहीं करेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। विक्रय बेच चुका है, ये भी इसमें नहीं आएगा क्योंकि व्यापारी जो खुद खर्चा कर रहा है माल के क्रय विक्रय पर, वो इसमें नहीं आएगी। बाजार मूल्य में कम आने से अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से 10% पर कम पर किया गया और प्रेषणी को 5% सामान्य कमीशन और 900 रुपये प्रति सूट से अधिक मूल्य पर 15% अधिभावी कमीशन मिलेगा। देखो इसमें एजेंट को जो कमीशन मिल रहा है वो हम डीआर साइड में दिखाएंगे, वर्षा ब्रैकेट में दिखा देंगे हम कमीशन। तो सबसे पहले तो हम दिखाएंगे इसका ऑर्डिनरी कमीशन, सामान्य कमीशन। सामान्य जो कमीशन है वो कितना दिया जा रहा है इसमें, 5%। 5% सामान्य कमीशन है। तो 5% सामान्य कमीशन वो तो किस पर निकाला जाएगा, टोटल सेल्स के ऊपर। और हमारी टोटल सेल्स है वो कितनी है, 1,50,000। तो 1,50,000 का 5% निकाल लेंगे, 1,50,000 इंटू 5/100, तो ये हो गया आपके 7,500। ये तो हो गया आपके ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, अच्छा अधिभावी कमीशन, अधिभावी कमीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन। अच्छा अधिभावी कमीशन है वो हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें देखा कि 900 रुपए सूट से अधिक मूल्य पर, देखो सूट इसने बेचा, एक सूट को बेचा 1,000 रुपए में और अधिक ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा 900 रुपए से जो अधिक मूल्य। तो एक सूट पर अधिक मूल्य कितना लिया गया, 100 रुपए, क्योंकि 900 रुपए से ऊपर के मूल्य पर इसको कमीशन मिलेगा और एक सूट इसके द्वारा बेचा गया 1,000 रुपए में। तो एक सूट पर कितना पैसा ज्यादा लिया जा रहा है, 100 रुपए। और इसके द्वारा जो सूट बेचे गए हैं वो कितने बेचे गए थे, 150। तो 100 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अमाउंट कितना हो गया, 15,000। यानी कि 15,000 रुपए का जो अमाउंट है इस पर ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाएगा और इस पर ओवरराइडिंग कमीशन है वो कितना है, इसका 15%। तो 15,000 का 15% ये होता है इसका 2,250 रुपए। ठीक है, तो 2,250 रुपए आपके ये कमीशन जोड़ देंगे तो ये हो गया टोटल कमीशन हो गया 9,750। तो 2 वर्षा ब्रैकेट में कमीशन, टोटल कमीशन 9,750। तो इसमें तो टोटल ही दिखाना है। तो 7,500 तो ऑर्डिनरी कमीशन था, आपको वर्किंग नोट करके अलग अलग दिखाना है कि ऑर्डिनरी कमीशन हमारा 1,50,000 का 5%, 7,500। और ओवरराइडिंग कमीशन है वो कितने पर अमाउंट पर निकाला हमने, 15,000 पर। और 15,000 कैसे आया था, 900 रुपए से अधिक मूल्य, 900 रुपए से अधिक मूल्य, क्योंकि बेचा उसने 1,000 में तो एक सूट पर 100 रुपए ज्यादा लिया जा रहा है। तो 100 को 150 सूट बेचे थे तो 15,000 हो गया। तो 15,000 का 15% ये 2,250 ही हो गया। इस प्रकार से टोटल कमीशन हो गया 9,750। तो ये तो हमने कमीशन कैलकुलेट कर लिया। अब देखो इसके बाद में अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक है वो कितना है, देखो जो प्रेषक है, इसमें प्रेषक है वो तो इसमें कौन है, रेखा।
और जो एजेंट है वो है वर्षा। तो प्रेषक के द्वारा, रेखा के द्वारा जो माल भेजा गया था वो था 200 सूट। अच्छा, 200 सूट में से एजेंट के द्वारा यानी कि वर्षा के द्वारा के 150 सूट ही बेचे गए थे। इसका मतलब है कि उसके पास में कितने सूट बच गए? 50 सूट बच गए। एजेंट के पास में 50 सूट बच गए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो हम ऐसे निकालेंगे 1,20,000 ये टोटल 200 सूट का मूल्य, और 5,000 रुपए जो प्रेषक के खर्चे हैं ये तो हम जोड़ेंगे लागत में। एजेंट के खर्चे भी जोड़े जाते हैं, लेकिन एजेंट के खर्चे हैं वो गोदाम पर पहुंचने तक के खर्चे ही शामिल किए जाते हैं, और खर्चे हम शामिल नहीं करते। लेकिन इसमें जो एजेंट के जो खर्चे हैं वो इसमें दे रखा है विविध, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो विविध में तो सब आ गए, यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेस भी आ गया, एडवर्टाइजमेंट भी आ गया, इंश्योरेंस भी आ गया, गोडाउन रेंट भी आ गया। तो ऐसी दशा में हम एजेंट के खर्चों को हम शामिल नहीं करेंगे, इसमें केवल प्रेषक के खर्चों को ही शामिल करेंगे। तो 1,20,000 में 5,000 जोड़ देंगे, 1,25,000, यानी कि 200 सूट का लागत मूल्य है वो कितना है? 1,25,000। तो कितने सूट बच गए? 50। तो 50 का कितना होगा? हाँ, लेकिन हम पहले ऐसे नहीं करेंगे। इसमें क्या दे रखा है कि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से 10% कम पर किया गया। लागत से कम पर किया गया तो खर्चे हम जोड़ करके फिर नहीं निकालेंगे, हमारे को अलग से निकालना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता जब तो हम क्या करते, 200 सूट का मूल्य 1,25,000 है तो 50 का कितना होगा हम निकाल लेते। तो हम कैसे करेंगे? एक सूट का लागत मूल्य है वो कितना है? 400 रुपए, और कितने सूट बच गए इसमें? 50। तो ये हो गया आपके 20,000 रुपए। फिर देखो, तो देखो अनसोल्ड स्टॉक, हाँ, एक सूट का लागत मूल्य था 600 रुपए, 400 सूट के टोटल थे। एक सूट का लागत मूल्य 600 है, और कितने सूट बच गए? 50। तो 600 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मूल्य आ गया? 30,000। यानी कि 50 सूट जो बचे हैं, एक सूट का लागत मूल्य 600 है तो 30,000 हो गया। और इसमें दे रखा है कि स्टॉक का मूल्यांकन 10% कम पर किया गया है, तो 10% इसी का निकाला जाएगा, खर्चे हम बाद में जोड़ेंगे। तो 30,000 का 10% है वो कितना होता है? 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए हम लेस कर देंगे, तो इसका मतलब है स्टॉक का जो मूल्य है वो कितना है? 27,000। क्योंकि खर्चों में कमी नहीं होती, खर्चे वही रहते हैं, इसलिए क्रय मूल्य जो होता है उसी का 10% कम किया जाएगा। अब खर्चे जोड़ेंगे, तो खर्चे जो है प्रेषक के खर्चे जोड़ेंगे। अच्छा, ये 5,000 के जो खर्चे हुए हैं वो टोटल कितने सूट पर हुए थे? 200 पर। 200 पर खर्चे हुए थे 5,000, तो 50 पर कितनी होगी उस अनुपात में निकाल लेंगे। ये आ गया 1,250 रुपए। तो 1,250 रुपए हम खर्चे हैं वो इसमें जोड़ देंगे। ये हो गया आपके 28,250, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन 28,250 रुपए पर किया गया, जिसमें लागत मूल्य 30,000 का 10% हमने कमी कर दी, 3,000, 27,000 आ गया। 1,250 रुपये हमने खर्चे हैं वो ऐड कर दिए, 28,250 आ गए। ठीक है, ये आ गया आपके अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, अब अनसोल्ड स्टॉक आ गया। अब इसके बाद में और कोई खर्चा नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? लॉस प्रॉफिट है वो ज्ञात कर लेंगे। तो लॉस प्रॉफिट के लिए पहले देख लो आपके टोटल है वो किस साइड का ज्यादा आ रहा है। देखो इसमें टोटल है सीआर साइड का ही ज्यादा आ रहा है, तो सीआर साइड का टोटल है वो हम लगा देंगे इसमें। 1,78,250 आ रहा है। 1,78,250 में से ये चारों पदों का टोटल करके घटा देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो टू P&L और ब्रैकेट में दिखा देंगे हम प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका टोटल देखो आपके कितना आ रहा है? 25, 27, 500 और 9,750। 1,37,250, 1,78,250 में से 1,37,250 हम लेस कर देंगे, ये आ गया 41,000। 41,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। टोटल हमने लगा दिया 1,78,250। तो ये तो बन गया अपना कंसाइनमेंट अकाउंट।
अब इसमें प्रेषण पर जो माल भेजा गया था उसमें 41,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब चूंकि इसमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट और बनाना है, वो क्यों बनाना है? क्योंकि इसमें जो प्रेषक है रेखा, उसने खुद ने माल खरीदा था, उसमें से खुद ने माल बेचा है, उसने खुद ने माल के बेचने पर भी खर्चा किया है, तो वो खर्चे ट्रेडिंग और P&L में आते हैं। तो अब हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाएंगे। देखो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट तो बना लिया था, और कंसाइनमेंट में प्रेषक के द्वारा जो माल भेजा गया था और एजेंट के द्वारा उसमें से कितना माल बेच दिया गया, अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा और उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, तो इसलिए हमारे को ट्रेडिंग और P&L अकाउंट भी बनाना है। और वो क्यों बनाना है? क्योंकि इसमें प्रेषक के द्वारा माल जो खरीदा गया था उसमें से आधा माल तो उसने प्रेषण पर बेच दिया था, और आधा माल है वो खुद ने रख लिया था। उसमें से फिर आधा माल उसने बेचा है और उसने बेचने पर खर्चे किए। तो ऐसे प्रेषक के जो खर्चे होते हैं खुद के माल के विक्रय पर, वो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में ही आते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो इसमें टोटल परचेज है वो दिखाया जाएगा। इसमें ओपनिंग स्टॉक पहले का नहीं है, अगर ओपनिंग स्टॉक होता पहले का तो वो भी हम दिखाते। इसलिए सबसे पहले है वो क्या आएगा, इसमें परचेज, टोटल माल कितना खरीदा गया है। देखो इसमें प्रेषक ने एजेंट के पास कितना माल भेजा वो बात की बात है। टोटल माल है उसने खरीदा था 400 सूट खरीदे थे, और उनकी जो रेट है वो कितनी थी, 600 रुपए। तो इसका मतलब है कि 2,40,000 रुपए का माल है वो खरीदा गया था। माल के खरीदने पर कोई खर्चा नहीं किया गया, क्योंकि प्रेषक के जो खर्चे वो प्रेषण पर है, और प्रेषण पर जो खर्चे हैं वो हम इसमें नहीं दिखाते, वो केवल कंसाइनमेंट में ही आते हैं। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में इसमें और कोई खर्चा नहीं आएगा। लेकिन ये जो माल खरीदा गया था उसमें से, यानी कि 400 सूट खरीदे थे 600 रुपए की दर से, उसमें से 200 सूट तो उसने कंसाइनमेंट पर बेच दिए। तो इसमें से जितना माल बेच दिया उसको हम इसमें कहाँ दिखा देंगे, CR साइड में दिखा देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो 200 सूट वो 600 रुपए के हिसाब से 1,20,000 का जो माल है वो प्रेषण पर बेच दिया गया इसमें से, और उसमें से कुछ माल उसके द्वारा बेच दिया गया। प्रेषक के द्वारा माल बेचा जाता है, खुद ने माल बेचा उसको हम सेल्स के नाम से दिखाते हैं। खुद ने माल जो बेचा है वो सेल्स ही आता है, और बचा हुआ जो स्टॉक होता है वो हमेशा इसमें क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब देखो इसमें प्रेषक ने जो माल बेचा है वो देखो इसमें कितना बेचा है, इसने 120 सूट है वो बेचे हैं, क्योंकि 400 सूट इसके द्वारा खरीदे गए थे। 400 में से 200 सूट तो इसने एजेंट के पास भेज दिए। अब प्रेषक के पास में कितने बचे, 200 सूट। 200 सूट जो बचे थे उसमें से 120 उसने बेच दिए, और उनको कैसे बेचा, उसने 900 रुपए प्रति सूट की दर से बेचे हैं। तो 120 सूट 900 रुपए की दर से, तो 900 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका अमाउंट है वो आपके कितना आ रहा है, 1,08,000। तो सेल्स आपके 1,08,000 आ जाएंगे। इसमें खुद व्यापारी के द्वारा जो माल बेचा गया है केवल वही आता है, एजेंट के द्वारा जो माल बेचा गया वो इसमें नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। अब उसके पास में, व्यापारी के पास जो माल बच जाता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में हम किस नाम से दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। तो उसको हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखा देंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक देखो इसमें कितना है, देखो प्रेषक के पास में, व्यापारी के पास में 200 सूट थे, क्योंकि 400 में से 200 सूट तो उसने एजेंट के पास भेज दिए थे। 200 सूट जो थे उस 200 में से उसने 120 सूट बेच दिए। तो एजेंट व्यापारी के पास में कितने सूट बच गए, 80 सूट है वो बच गए। 80 सूट बच गए तो उनका लागत मूल्य है, लागत मूल्य, अच्छा वैसे खर्चे भी जोड़ते हैं तो लागत मूल्य आता है, लेकिन चूंकि इसमें स्टॉक का मूल्यांकन लागत में 10% कम करके किया जा रहा है, तो इसमें क्रय मूल्य का 10% निकाला जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना था, एक सूट का 600 रुपए। तो 80 सूट जो बचे थे, 80 को 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका अमाउंट है वो आपके कितना आ गया, 48,000। और इसमें देखा है कि स्टॉक का जो मूल्य है वो 48,000 है, लेकिन बाजार मूल्य में इसमें कमी हो गई है 10% लागत मूल्य में। तो लागत मूल्य इसका ये 48,000 है,
और 48,000 का जो 10% है वो कितना होता है 4,800। तो 4,800 है वो कम कर दो इसमें से, ये आ गया आपके 43,200। यानी कि इसमें स्ट्रोक का जो मूल्य है वो 43,200 आ गया। अच्छा, प्रेषक ने और कोई खर्चे नहीं किए, इसलिए इसका मूल्य इसी मूल्य पर दिखाया जाएगा। तो क्लोजिंग स्ट्रोक है वो 43,200 रुपये आ जाएगा। कैसे आया मैंने बता दिया, क्योंकि 80 सूट बचे थे व्यापारी के पास और उनका क्रय मूल्य 600 था। 80 को 600 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 48,000 आ गया, और उसके मूल्य में व्यापारी के पास जो स्टॉक बचा हुआ था उसमें 10% कमी हो गई लागत में। तो लागत मूल्य जो 48,000 था उसका 10% 4800 होता है, 4800 रुपये कम कर दिया तो ये आ गया 43,200। तो इस प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक है वो 43,200 आ जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में देखो, अब इसमें और कोई प्रश्न के अंदर और कोई सूचना नहीं है और कोई खर्चे नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो अपना इतना ही बढ़ेगा। तो देखो इसमें अगर डीआर साइड का टोटल ज्यादा होता है तो हमारे को ग्रोस लॉस होता है, लेकिन अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा होता है तो ग्रोस प्रॉफिट होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का इसमें ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसमें एक ही मतलब 2,40,000, तो इसका जो टोटल है वो लगा लो इसमें। सीआर साइड का कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके 2,70,200 रुपये। ठीक है, सीआर साइड का टोटल है 2,70,200 रुपये, और डीआर साइड में एक ही मद है 2,40,000, ये हम घटा देंगे। तो अंतर की जो राशि है ये क्या कहलाएगा, ग्रोस प्रॉफिट, सकल लाभ। तो 2,40,000 घटा दिए तो ये आ गया आपके 31,200 रुपये। अब इसका टोटल लगा देंगे 2,70,200। देखो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है ये तो अपना कंप्लीट हो गया है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में अब कोई बात नहीं बची, और चूंकि इसमें पी&एल अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया है तो पी&एल अकाउंट अपना यहीं से हम पी&एल अकाउंट स्टार्ट कर देंगे। ये जो अपना ग्रोस प्रॉफिट हुआ था उसको हम पी&एल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में। ग्रोस प्रॉफिट है, अब इसमें पी&एल अकाउंट में 31,200 तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट था, और कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट हुआ था वो भी हम पी&एल अकाउंट में दिखा देंगे, कंसाइनमेंट प्रॉफिट। और कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना हुआ था, 41,000 रुपये। तो इसका टोटल कर दो, टोटल प्रॉफिट है वो कितना था, 72,200। 31,200 रुपये तो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था, व्यापारी ने खुद ने लाभ कमाया था, और एजेंट के पास जो माल बेचा गया था, प्रेषण पर जो माल बेचा गया था उस पर 41,000 रुपये का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 72,200। अब देखो पी&एल अकाउंट में व्यापारी के द्वारा जो खर्चे किए गए, व्यापारी के जो खर्चे हैं वो इसमें देखें कि उसके द्वारा विक्रय में किए गए सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस एक ही मद है, सेलिंग एक्सपेंसेस पी&एल में आता है, और वो खर्चे हैं इसमें 2,000 रुपये बस। अब इसके अलावा और कोई खर्चे नहीं है। तो 72,200 में से 2,000 रुपये घटा देंगे, डिफरेंस है वो कितना आ गया आपके 70,200 रुपये। ये प्रॉफिट है, इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। ये हम टोटल लगा देंगे 72,200 रुपये। इस प्रकार से आपके ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट, अब इसमें एक एक मत, इसमें मदे ज्यादा नहीं है, तो इस प्रकार से ट्रेडिंग बन जाएगा और पी&एल अकाउंट बन जाएगा। इसमें बनाने के लिए कहा गया था, अगर नहीं कहा जाता तो हम केवल कंसाइनमेंट अकाउंट ही बनाते। तो ये मैंने आपको बताया था आज इसका 7वां इलस्ट्रेशन था। तो ये 7वां इलस्ट्रेशन मैंने समझा दिया, आप एक बार इसको फिर से एक बार रिपीट कर लें। ये अपना टोटल है, ये लिखने में अपने गलती कर दी, ये 2,71,200 है, तो ये 2,71,000 कर लेना इसको, ये 2,71,200 है, और इधर भी आप 2,71,200 कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका टोटल यही आता है, मैंने 2,70,000 लिख दिया था। ठीक है, तो इसको आप करेक्शन कर लेना इसको।